बात 23 अक्टूबर 2018 की है। 23 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु के एक ओरेकल कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर की ऑफिस जो कि 7th फ्लोर पे थी, और वहाँ पर रात 12:30 बजे वहाँ के एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी कर रहे थे। उसी बीच उस ऑफिस के एक प्यून ने वहाँ के एक एम्प्लॉय को जाके बताया कि आपसे 2 विजिटर मिलने आए हैं। ये सुनकर वो एम्प्लॉय थोड़ा घबराया, क्योंकि रात 12:30 बजे जब वो नाइट ड्यूटी कर रहा था उस वक्त कम ही लोग मिलने और कोई किसी काम से उस ऑफिस में आते थे। अब ये सुनने के बाद फिर वो उस गेस्ट रूम में जाता है, और जाने के बाद उसके ऊपर उसके चेहरे पर सवालिया निशान होते हैं कि कौन इस वक्त उससे मिलने आया। अक्सर करके कभी उसके दोस्त भी आ जाया करते थे, तो इसलिए वो सवालिया निशान लेकर उस गेस्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंचा तो वहाँ देखा कि 2 लोग बैठे हैं, और जैसे ही उस शख्स को, उस एम्प्लॉय को वो 2 लोग देखते हैं तो सबसे पहले एक उसमें से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो तरुण। अब ये नाम सुनते ही उस एम्प्लॉय के पसीने छूट गए। वो इतना घबरा गया कि वो भौचक्का हो गया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो नाम उस आदमी ने लिया था वो नाम तरुण, ये उसी का नाम था, लेकिन ये नाम वो 15 साल बाद सुन रहा था। यानी 15 साल से उसके इस नाम से किसी ने उसको नहीं बुलाया था। ये सुनने के बाद अब वो थोड़ा कांपने लगता है। उसके बाद फिर सामने का जो आदमी होता है वो उससे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने के बाद उसके हाथ की एक उंगली को टटोलता है। वो इसलिए टटोलता है, वो उंगली जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। उस उंगली को टटोलने के बाद जब उसे कुछ कंफर्म होता है, कंफर्म होने के बाद वो कहता है, चलिए मिस्टर तरुण, आपका खेल खत्म हो गया। ये कहने के बाद फिर वो उस 7वीं मंजिल से नीचे उतरते हैं उस शख्स को लेके। तो बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। पुलिस की गाड़ी से इस तरुण का फोटो और एक मैसेज उस व्यक्ति ने अपने सीनियर ऑफिसर को, डीसीपी को दिया कि गॉट इट, यानी हमने उसे पकड़ लिया। और ये टीम क्राइम ब्रांच की थी, गुजरात के क्राइम ब्रांच की। ये वहाँ से उसके बाद फिर इस तरुण को गुजरात लेकर जाते हैं। लेकिन अब मामला ये एक पहलू था, ये शुरुआत थी इस कहानी की। लेकिन इससे पहले 15 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा इस कहानी की पूरी डिटेल को समझने के लिए। गुजरात में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में जो आदमी था उसका नाम तरुण धिनराज था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम सजनी था, और इसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी। ये असल में दोनों फैमिली, यानी सजनी की और तरुण की, ये दोनों फैमिली केरला की रहने वाली थी। इनकी अलग अलग फैमिली थी। तो केरला से तरुण की फैमिली पहले मध्य प्रदेश आती है। तरुण के फादर मध्य प्रदेश के एक स्कूल में पीटी टीचर होते हैं, और सजनी की फैमिली वो काम की तलाश में, वो जॉब की तलाश में गुजरात आ जाते हैं। और तरुण की फैमिली मध्य प्रदेश से, उसके एक भाई की, तरुण के भाई की नौकरी लग जाती है गुजरात में, तो वो फैमिली वापस से गुजरात शिफ्ट हो जाती है। फिर गुजरात में इनकी केरला की ही एक फैमिली के ज़रिए दोनों की मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद तरुण और सजनी की आपस में शादी हो जाती है फैमिली की रजामंदी के साथ। यानी ये शादी अरेंज मैरिज थी। इसके बाद शादी के अभी 3 ही महीने गुजरे थे, और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2003, ये वो तारीख थी जिस तारीख को इस फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद से इस फैमिली में सब कुछ तितर बितर हो जाता है। असल में तरुण और सजनी की शादी के बाद ये दोनों एक अपार्टमेंट लेके अकेले रहा करते थे। और तरुण जब अपने जॉब पे चला जाता, अपने काम पे चला जाता, तो वो सजनी से कहता कि तुम अपने मैके चली जाया करो, अकेले इस घर में मत रहा करो, क्योंकि आजकल घर में सेंधमारी ज़्यादा होती है, घर में डाकू और छिनैत की ज़्यादा डर पैदा होता है। ये सुनकर सजनी अक्सर अपने घर चली जाया करती, अपने मैके चली जाया करती, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी पे था। और इस 14 फरवरी से पहले भी वो अपने मैके गई। मैके जाने के बाद फिर वो वापस आती है, और वापस आते वक्त अपने फादर से कहती है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भराना है, आपके पास कुछ पैसा है? ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं, वो थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हैं, इसके पास तेल भराने के भी पैसे नहीं हैं। वो पूछते हैं कि दामाद जी तुमको खुश रखते हैं ना?
तो वो कुछ देर चुप रहती है, उसके बाद कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों का रिश्ता ठीक है। उसके बाद फिर वो गाड़ी में तेल भराती है, फिर वो वापस अपने घर चली आती है। और उसके बाद शाम 7:30 बजे के करीब वो अपनी बहन से, अपनी बड़ी बहन से लगभग 15 से 20 मिनट बात करती है। वही नॉर्मल बात होती है, हाल चाल सब कुछ लेने के बाद 15 मिनट बाद वो फ़ोन रखती है। और उसी के 2 घंटे के बाद तरुण का फ़ोन सजनी की फैमिली को जाता है और तरुण उसमें घबराया हुआ कहता है कि आप लोग फलां हॉस्पिटल में आ जाइए, सजनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये सुनने के बाद सजनी की फैमिली वाले आनन फानन में हॉस्पिटल भागते हैं और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको खबर मिलती है कि सजनी की डेथ हो गई है। अब ये सुनने के बाद तरुण बेतहाशा वहाँ पर पड़ा रो रहा था। फैमिली वालों को भी अफसोस था कि अभी 3 ही महीना शादी को हुआ था और सजनी की इस तरीके से मौत हो गई। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये गला घोट कर मारा गया है। अब तरुण उस पर कहता है कि मैंने कई बार इससे कहा कि एहतियात किया करो, जब मैं घर में ना रहा करूँ तो तुम अपने मायके चली जाया करो, घर में अकेले मत रहा करो, क्योंकि इस वक्त चोरी और सेंधमारी का ज़्यादा वाक़या हो रहा है, तो तुम अपने मायके चली जाया करो। अब इसके बाद फिर पुलिस को तफ्तीश करना होता है। पुलिस तफ्तीश करती है, उस इलाके के सारे चोर उचक्कों को नामों को एक नोट करती है उस पर, और नोट करने के बाद अभी वो तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद फिर 15 तारीख को यानी 15 फ़रवरी को तरुण की तबीयत ख़राब हो जाती है। लोगों का मानना था कि तरुण ज़्यादा सोच लिया और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अब कुछ देर के बाद यानी लगभग 16 फ़रवरी को तरुण के बड़े भाई का फ़ोन पुलिस को जाता है। गुजरात पुलिस को बड़े भाई का फ़ोन जाता है और बड़ा भाई कहता है कि तरुण गायब है, तरुण हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। अब क्योंकि पुलिस को पहले से भी तरुण पे थोड़ा शक था, क्योंकि इस तरीके से कौन घर में घुसेगा और कौन गला घोट के मारेगा, क्योंकि कुछ जेवर भी गायब थे, तो थोड़ा शक भी था कि हो सकता है कि चोरी का मामला हो। अब इसके बाद फिर तरुण वहाँ से गायब होता है, पुलिस खोजती है लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चलता है। अब उसके बाद फिर वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। फिर सजनी की फैमिली वाले, उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, सजनी की फैमिली वाले नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, और मुलाकात करने के बाद इस केस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने के लिए अपील करते हैं। उसके बाद सीमा ऑफिस से पुलिस कमिश्नर को कॉल जाती है, कहा जाता है कि इस केस को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। उसके बाद पुलिस फिर खलबलाती है और उसके बाद फिर तफ्तीश चालू रखती है। तफ्तीश के दौरान किसी को कोई भी खबर नहीं होती कि आखिर तरुण गायब कहाँ हुआ। उसके बाद फिर ये पता चलता है कि तरुण का शादी से पहले भी किसी लड़की के साथ अफेयर था। अब उसके बाद पुलिस उस लड़की की तलाश करती है और लड़की मिल भी जाती है। फिर लड़की से पूछताछ होती है तो लड़की ने बताया कि हाँ 16 फरवरी को यानी 14 को मर्डर हुआ और 16 फरवरी को मुझे तरुण की कॉल आती है और तरुण कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। उस वक्त मैंने उसको जवाब दिया था कि क्योंकि उस वक्त मुझे सजनी के कत्ल की कहानी मेरे सामने आ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं एक खूनी से शादी नहीं कर सकती। ये कहने के बाद अब पुलिस तफ्तीश करती है कि क्या ये सच बोल रही है, तो पुलिस को पता चलता है कि वाकई में वो सच बोल रही थी, इसलिए उस लड़की को पुलिस क्लीन चिट दे देती है। अब उसके बाद फिर ये तफ्तीश आगे बढ़ती रहती। जब भी कोई नया ऑफिसर आता तो इस फाइल को खोलता और कहाँ तक बात पहुंची वो पता करता, फिर कोशिश करता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। यानी ये वक्त जाते जाते गुजर जाता है 2016 तक। लेकिन 2016 से पहले भी एक 2009 में यानी तरुण के पिता की डेथ हो जाती है। अब पुलिस ये चेक करती है क्योंकि तरुण की माँ उस वक्त माँ और पिता वापस से केरला रहने लगते हैं, तो पुलिस ये पता करती है कि तरुण क्या इस अपने फादर के डेथ में आया था। लेकिन वो पता करती है तो पता चलता है कि वो डेथ में तो नहीं आया था, लेकिन वो आया था अपने माता और पिता से मिलने के लिए। जिस दिन वो अपने माता पिता से मिला उसके दूसरे ही दिन तरुण के पिता की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। अब ये मामला और गंभीर होता है। पुलिस को पता चलता है कि यानी
तरुण अभी जिंदा है, 6 साल गुजर चुके थे, यानी वो सुसाइड नहीं किया या कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल करता है, तो हो सकता है दोनों ना मिला हो तो फिर सुसाइड कर लिया हो। लेकिन पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था कि अब तरुण अभी भी जिंदा है। अब पुलिस तरुण की माँ और तरुण के भाई और बाकी अलग अलग स्टेट में, यानी 4-5 और स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह के जितने भी इन लोगों के कॉन्टेक्ट थे, सब मिला के 4000 नंबर को सर्विलांस पे रखती है। लेकिन किसी का भी एक दूसरे से कांटेक्ट वहां तक नहीं पहुंचता कि कोई भी तरुण से बात किया हो। तरुण की मां का नंबर वो बात तो करती, लेकिन अलग अलग रिश्तेदारों से बात करती। पुलिस को अभी तक ये लगा कि तरुण से उसकी बात अभी तक नहीं हुई। भाई का नंबर ट्रेस करती है, भाई को का भी कोई कांटेक्ट तरुण से नहीं उनके नज़र में मिलता। अब उसके बाद पुलिस इसी तरीके से खोजबीन करती रहती। धीरे धीरे वक्त गुजरा। अब आ गया साल 2016। साल 2016 में पुलिस एक नया इंस्पेक्टर आता है। वो ऑफिसर फिर से उस फाइल को खोलता है और कहता है कि वापस से इसकी तफ्तीश की जाए। वापस से तफ्तीश करने के बाद फिर पुलिस पहुंचती है उस लेडी के घर जिसके प्यार में उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। उस लेडीज के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या कोई दोबारा उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या दोबारा उसने कोई मुलाकात की कोशिश की। ये सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं, मुलाकात की तो कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में या तो तरुण या तरुण जैसा कोई व्यक्ति जो कि दिल्ली के एक मॉल में उन्होंने देखा है। अब ये सुनने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटती है, क्योंकि उन्हें पता चला कि दिल्ली में वो है। इसी बीच अलग अलग एरिया में ये पता चलता रहता है कि फला एरिया में है, फला स्टेट में है, फला स्टेट में। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जब खबर उन्हें मिली तो वो फिर तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि तरुण की माँ भी कुछ दिन पहले दिल्ली पहुंची थी। तो यानी तरुण अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचा था। अब ये करने के बाद धीरे धीरे फिर तफ्तीश आगे जाती है। तफ्तीश आगे बढ़ने के बाद फिर एक दिन तरुण की माँ के मोबाइल पे एक लैंडलाइन का कॉल आ जाता है, लैंडलाइन से। अब उसके बाद फिर वो जब देखती है पुलिस कि ये लैंडलाइन नंबर कहाँ से आया है, तो पता चलता है कि ये बेंगलोर से आया है और ये किसी कॉल सेंटर का नंबर है, ओरेकल कॉल सेंटर। अब पुलिस को यह लगता है कि तरुण की माँ का ओरेकल कॉल सेंटर से क्या लेना देना है। ये तफ्तीश में जब थोड़ा सा वो होती है, फिर गुजरात की क्राइम ब्रांच बेंगलोर पहुंचती। अब बेंगलोर पुलिस से उस ओरेकल कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मांगती और बेंगलोर पुलिस उस कंपनी से उनके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मांगती है, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, थोड़ा हमें लिस्ट एक दूसरे की रखनी होगी, इस वजह से हमें आपके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए। इसके बाद फिर वो कंपनी बगैर किसी झिझक के अपने सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल दे देती है गुजरात पुलिस को। गुजरात पुलिस जब लिस्ट चेक करती है तो उसमें कोई भी नाम तरुण धिनराज का नहीं था। फिर ये लगा कि फिर तरुण धिनराज जो था वो इस कंपनी से अगर नहीं कॉल किया तो फिर किसने किया। फिर उसमें एक नाम आता है उस लिस्ट में और वो नाम होता है परवीन का। परवीन नाम जब उनके सामने आता है तो वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थोड़ा सा डाउट खाते हैं। उन्हें थोड़ा सा क्लियर होने लगा कि ये जो भी है ये तरुण की माँ से इसका कोई लेना देना है, क्योंकि तरुण की माँ के कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर थे उस नंबर में से एक ये भी नंबर था जो कि परवीन के नाम से सेव था और परवीन की पत्नी जो थी उसका भी नाम उस मोबाइल में सेव था और ये एक दूसरे के रिश्तेदार। बात ऐसी होती कि एक दूसरे के रिश्तेदार पता चलते। अब उसके बाद फिर पुलिस उस लिस्ट को निकालने के बाद अब ये तय करती है कि अब इससे मुलाकात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुलिस मुलाकात उससे करेगी तो वो फ़ौरन जान जाएगी कि ये तरुण है या नहीं है। अब उसके बाद फिर वही कंपनी के अंदर रात के 12:30 बजे वो 2 पुलिस ऑफिसर जाते हैं और जाने के बाद गेस्ट रूम में बैठते हैं। फिर एम्प्लॉय जाता है, जाके परवीन को बुला कर लेकर आता है और गेस्ट रूम में जैसे ही वो आता है तो पुलिस ऑफिसर उसको तरुण के नाम से बोलते हैं। इस पर वो थोड़ा घबरा जाता है। घबराने के बाद फिर वो उंगली टच करते हैं, उसकी उंगली को टटोलते हैं और उस उंगली को टटोलने का मकसद ये होता है कि जब वो गुजरात में गया था
तो वहाँ एक स्कूल में वॉलीबॉल का कोच बना था और उस वक्त उसकी एक फिंगर जो थी वो टूट चुकी थी और उसी का निशान अभी भी उसकी उंगली पे था। यही चेक करने के लिए पुलिस ने उसकी उंगली को टटोला था और जब पुलिस को कंफर्म हो गया तो पुलिस उसे वापस से गुजरात लेकर आई, बेंगलोर से। और गुजरात लाते वक्त अब वो बार बार ये पूछ रहा था कि तुमने मुझसे पकड़ा कैसे, मुझ तक पहुंचे कैसे तुम लोग। अभी इस कहानी को उससे अभी पर्दा रखा गया था। उसके बाद फिर ये मामले की थोड़ा तफ्तीश होती तो पता ये चलता है कि असल में तरुण ने वहाँ से आने के बाद फिर वो शादी करता है बेंगलुरु में शादी करने के बाद फिर उसके 2 बच्चे भी होते हैं। होता यह है कि वो जब 14 फरवरी को अपनी बीवी का कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद फिर वो लगभग 20 से 22 फरवरी तक वो पहुंच जाता है दिल्ली के जाने के बाद मर्डर से 5-6 दिन के बाद ही वो एक कॉल सेंटर ज्वाइन करता है और कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद वो उस कॉल सेंटर में काम करता है। फिर वो वहाँ से पुणे जाता है। पुणे में उसे एक लड़की मिलती है जो अपने आप को बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ है इस दुनिया में। तो ये उससे शादी कर लेता है। जिसके लिए अपनी बीवी का कत्ल किया उससे तो शादी नहीं हुई, उसने तो ठुकरा दिया इसे, ये बात कह के कि तुम एक कातिल से मैं शादी नहीं कर सकती। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उस औरत से शादी करता है और शादी करने के बाद फिर उसके 2 बच्चे भी होते हैं। फिर ये बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाता है। बेंगलुरु में शिफ्ट होने के बाद फिर ये 10 साल से उसी ओरेकल कंपनी में, उसी कॉल सेंटर में काम करता है। फिर वो 23 तारीख 2018 को पुलिस के हाथ पे चलता है। फिर उससे पूछा जाता है पूरी कहानी, तो वो बताता है कि मैं उससे शादी करना चाह रहा था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बगैर मेरी मर्जी की मेरी शादी कर दी और अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए था तो इसलिए मैंने उसे मार दिया। अच्छा, इस 15 साल पहले के सारे मामले से इसकी जो बीवी और जो बच्चे थे ये इस बात से बेखबर थे। इन्हें कोई भी खबर नहीं थी कि उसका पिता या उसका पति एक खूनी है जो कि 15 साल पहले किसी औरत का कत्ल करने के बाद दोबारा उससे शादी किया है। क्योंकि उन्हें भी अभी तक यही पता था कि उसके पति का नाम परवीन भडेरे था और उसके बच्चों को यह पता था कि उसके पिता का नाम परवीन भडेरे है। ये सब कुछ से अनजान थे। लेकिन अब इस वक्त परवीन भडेरे यानी तरुण अब इस वक्त साबरमती जेल में है, गुजरात की साबरमती जेल में। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने की बात होगी। ये थी आज की कहानी। अब और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।